हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट वीडियो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पे एनसीईआरटी चैप्टर 9। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई होप कि आप में से भी कई बच्चों का होगा। चलिए शुरू करते हैं। Elasticity, the tendency of an object to regain its original form after removal of deforming force at a certain limit or up to certain limit. Hashtag, every rigid body is elastic but elastic body is not rigid. Or tendency of a body to oppose any change in its shape or size. Example, steel, more elastic than rubber. Let me explain. इलास्टिसिटी एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। फिजिक्स ये कहता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और उसकी टेंडेंसी है इलास्टिसिटी, इट मीन्स कि अगर वो अपना जो ओरिजिनल शेप और साइज है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के एब्सेंस में दोबारा गेन कर लेता है, तो वो एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। अब आप पूछोगे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स आप उसे कहते हैं जो आप एक्सटर्नली किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई स्टील का रॉड लिया, उसको आपने बेंड किया, ठीक है, या उसको आपने पुल किया, ठीक है, आपने उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। अब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा और वो खिंच जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो कुछ समय के लिए खिंचा रहेगा, बट अगर आप उसे छोड़ देंगे तो उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसे दोबारा अपने शेप या साइज में आने के लिए मजबूर करेगा या परेशान करेगा, तो वो अपने ही दोबारा शेप और साइज में आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को आप इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है स्टील। ठीक है, ये मोर इलास्टिक देन रबर होता है। जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा रिजिड होगा वो उतना इलास्टिक होगा, बट हर इलास्टिक बॉडी रिजिड नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए रबर का। ठीक है, अब वो इलास्टिक तो होता है, वो खींचने के बाद वापस अपने शेप साइज में आता है, बट वो रिजिड नहीं होता। आप रिजिड किसे कहते हैं, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो होता है जिसपे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं बट वो डिफॉर्म ना हो, बिल्कुल भी ना हो, एक मॉलिक्यूल भी इधर से उधर ना हो, इसे रिजिड कहते हैं। इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी नहीं है, कोई भी परफेक्ट रिजिड बॉडी है ही नहीं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं इलास्टिक लिमिट। द लिमिट अप टू विच एन ऑब्जेक्ट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ये वो लिमिट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफर करता है। ठीक है, कि कब तक वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज ले सकता है, वापस रीगेन कर सकता है। अगर आप उसे उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा या तो डिफॉर्म, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, परमानेंटली उसका जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फिर से रबड़ लीजिए। ठीक है, आप रबड़ को खींचते जाते हैं, एक लिमिट तक वो खींचता रहता है, वापस अपने शेप में आता रहता है, बट अगर आप उसे ज़्यादा खींच देते हैं तो वो टूट जाता है वहाँ से। और या तो अगर थोड़ा सा कम प्रेशर लगाते हैं, थोड़ा सा कम फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर डिफॉर्म हो जाता है, फिर से वो अपनी वापस शेप में आता नहीं है। आप समझे। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आप रॉड ले लीजिए, कॉपर का ले लीजिए रॉड कोई, आप उसे खींचते जाते हैं थोड़े समय तक, है ना, प्रैक्टिकली सोचिए, आप उसे थोड़ा ही खींच पाएंगे, वो अपने शेप में आ जाएगा, बट जब आप उसे ज़्यादा खींच देंगे तो उसका शेप तो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उसे बेंड ही कर देते हैं, उसका थोड़ा सा लेंथ तो बढ़ता है ना, जहाँ से आप बेंड करते हैं वहाँ कुछ एंगल वो, ठीक है, तो वहाँ से वो उसका लेंथ बढ़ जाता होगा। सो दिस इज इलास्टिक लिमिट। चलिए अब हम थोड़ा सा एक नोट है उसे देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज़ करता हूँ, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, मैं और बढ़ा देता हूँ इसे। चलिए, सॉरी, ओके। नोट, रीस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी। ये मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स जिस तरीके से होता है हम लोग एक्सटर्नली लगाते हैं, और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स लगाते हैं आपस अपने बीच में जो लगाते हैं वो, इसी वजह से इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो हर ऑब्जेक्ट में दिखती है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी अपना ओरिजिनल शेप वापस रीगेन कर लेती है। चलिए, नोट नंबर सेकेंड, एनी बॉडी और पार्टिकल इज स्टेबल व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अब देखिए, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई भी बॉडी सरफेस पे है, मान लीजिए आप अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है,
ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस। यहाँ कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई राउंड बॉल ही है, ठीक है, वो रखा हुआ है। इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब ये अर्थ के सरफेस पे होगा, ठीक है। आप सबने ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है। और जब ये अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा भी ऊपर उठेगा तो इसमें एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। बस यही बात यहाँ लिखी हुई है। आइए हम स्ट्रेस देखते हैं अब, ठीक है। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रेस। What is stress? The internal restoring force per unit cross-sectional area is called as stress. It is a scalar quantity represented by sigma, ठीक है, sigma equals to F rest upon A. Unit and dimension are Newton per meter and M L inverse 1 T inverse -2. ओके, मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया था, मैंने इसे इनवर्स 1 कहा था, ये इनवर्स -1 होगा। मैंने सही लिखा है, पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज स्ट्रेस? अब हम स्ट्रेस को ऐसे समझ सकते हैं, आपको ये प्रेशर से थोड़ा सिमिलर लगेगा, बट ऐसा नहीं है। आप प्रेशर में कहीं का भी एरिया ले सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वहाँ लग रहा हो प्रेशर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए ये कोई बोर्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई नीडल है। मान लीजिए यही नीडल है, थोड़ा सा भद्दा नीडल है, बट समझने के लिए ठीक है। यहाँ पर ये प्रेशर लगाता है, ठीक है। अब यहाँ ये प्रेशर सरफेस के ऊपर लगा रहा है, बट स्ट्रेस में क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग यूज़ करते हैं। आप समझिए बात को, ठीक है। हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूज़ करेंगे, ना कि सिर्फ एरिया को। कहीं का भी एरिया नहीं लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, ठीक है। और फोर्स कौन सा रहेगा? रीस्टोरिंग फोर्स। मैं इसे पूरा कर देता हूँ, फोर्स रीस्टोरिंग, ओके। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है और उन्हीं के बीच का फोर्स भी लेना है, ओके। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में स्ट्रेस निकालना हो, फोर्स और एरिया गिवन हो, या मान लीजिए स्ट्रेस दिया है तो आपको फोर्स या एरिया दोनों में से निकालना पड़ेगा। कोई एक दिया रहेगा, फोर्स निकालिए या तो एरिया निकालिए, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा, आधा न, हिंदी वाला आधा न, सिग्मा, ठीक है। और इसके यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर, और आप सिंपली कह सकते हैं प्रेशर का पास्कल, ओके। आप इसे प्रेशर का पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यूटन पर मीटर सिमिलर टू प्रेशर। अगर इसे डायमेंशनली देखेंगे तो आप ये प्रेशर के सिमिलर आएगा, इसलिए हम इसे पास्कल से भी मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, द स्ट्रेस अप्लाइड around the length of the object or stress which is responsible for change in the length of an object, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं? इसको आपको नेम से ही पता चल जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल, ओके। इसमें आपको नेम से पता चल जाएगा जो स्ट्रेस लग रहा है क्रॉस सेक्शन पे तो लग रहा है, बट वो लॉन्गिट्यूडिनली लग रहा है, लीनियरली लग रहा है, ठीक है। कोई रॉड है, ओके, ये कोई रॉड है, फॉर इंस्टेंस, सपोज कर लीजिए, ठीक है, समझने के लिए है, ठीक है। ये कोई रॉड है, जिसका लेंथ है L, ठीक है, इसका लेंथ L है। अब आपने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, मान लीजिए आपने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया सिग्मा, ठीक है। आपने स्ट्रेस लगाया, अब ये क्या होगा? ये खिंच जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी शो करेगा, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी की तरह शो करेगा इलास्टिसिटी, तो इसके लेंथ में इंक्रीज होगा L प्लस एक्स, ठीक है। इसके लेंथ में इंक्रीज होगा, x का इंक्रीज होगा, हमने माना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, AKA ऑल्सो नोन एज लीनियर स्ट्रेस, ठीक है। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस विच इज़ फॉर एक्सटेंशन। टेंसाइल स्ट्रेस खिंचाव के लिए होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस
जिसमें कंप्रेशन होता है, ये दबने के लिए होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने यही रॉड लिया, इसके ऊपर इस तरफ से स्ट्रेस लगाया दोनों तरफ से। ठीक है, इस तरफ से भी लगाया और इस तरफ से भी लगाया, तो क्या होगा, ये जो रॉड है इसका लेंथ अब छोटा हो जाएगा, ये छोटू सा हो जाएगा, एकदम बच्चा हो गया ये तो। अब क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स। अब कुछ लेंथ कम हुआ होगा इसलिए मैंने यहाँ L माइनस एक्स लिखा है। ठीक है, अब ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये नेगेटिव इन नेचर होता है, नेगेटिव इन वैल्यू होता है। क्यों, अब देखिए ये लेंथ था पहले L प्लस एक्स। ठीक है, मान लीजिए L था, यही था, इसको हमने छोटा किया। ठीक है, अब जब लेंथ घट रहा है तो वैल्यू नेगेटिव में होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। सेकंड आते हैं हम लोग। फर्स्ट हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अब सेकंड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। द स्ट्रेस अप्लाइड टेंजेंशियली टू एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई बुक है, एनसीईआरटी में ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं। मान लीजिए ये कोई बुक है, ठीक है, ये कोई बुक है, थोड़ा सा गंदा बुक है। ठीक है, इस पे आपने टेंजेंशियली फोर्स लगाया ऐसे, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ से। ठीक है, यहाँ आपने फोर्स लगाया, फोर्स F मान लीजिए आपने यहाँ लगाया। अब ये बुक क्या होगा, मैं यहाँ इसका फिगर बना देता हूँ। ठीक है, अब ये बुक ऐसे हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पॉइंट से थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अपने ओरिजिनल पॉइंट से ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा एंगल थीटा बनाते हुए। अभी मैं इसका एक अच्छा सा फिगर आपको पीछे बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसी जगह मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। ये एक एंगल थीटा बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, और कुछ लेंथ भी इसका बढ़ेगा, ऊपर से बढ़ेगा। ठीक है, बस इसी को कहते हैं द फोर्स अप्लाइड इज ऑन दी CS से कर्व्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ठीक ना, अब ये देखिए, इसको अच्छे से आप मेंशन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ जो भैया फोर्स लगता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस एरिया के ऊपर ही लगता है। ये अंदर से कोई चेंज ज़्यादा शो नहीं करता, जो भी होगा बाहर से ही होगा। अब चलिए थर्ड देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द होल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिकली माइनस F बाई है। अब यहाँ माइनस ये क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी पहले इसको समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, वो स्ट्रेस जो किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर लगाया जाए, माने हर एक पॉइंट से लगाया जाए। यहाँ मैंने कोई कंटेनर लिया है, फॉर इंस्टेंस एक बीकर लेते हैं। ठीक है, ये एक बीकर ले लिया। ठीक है, इसमें मैंने एक डेंस लिक्विड भर दिया। ठीक है, ग्लिसरीन लेते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक बॉल रख दी, छोटी सी रबर बॉल, और ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि इस पर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ते ही छोटा होता है। ठीक है, अब ये जो लिक्विड है इसके अंदर जो है, तो ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। ठीक है, हर पॉइंट से प्रेशर लगेगा। प्रैक्टिकली सोचिए थोड़ा सा, अगर आप फिजिक्स को प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, हर पॉइंट से आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाया। अब ये बॉल छोटी होगी ना, मान लीजिए उतनी बड़ी थी, अब छोटी सी हो गई, इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम था वो घट गया। अब यहीं से हमें देखना है, ये जो वॉल्यूम घटा ना, इसी वजह से यहाँ माइनस लगा हुआ है। इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा वो नेगेटिव जोन की तरफ लगेगा, इसे बढ़ा नहीं रहा है, वो इसे और छोटा कर रहा है। बस हमें यही समझना है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है, मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, भाई इंसान ही है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज। अब हम देखते हैं स्ट्रेन को। आई होप कि आपको ये स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रेन देखेंगे, और स्ट्रेन देखने के बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का
प्रोपोर्शनैलिटी देखना है, जिसमें हम बहुत सारे इलास्टिसिटी के मॉड्यूलस पढ़ेंगे। बेसिकली 3 ही पढ़ेंगे, बहुत सारे नहीं। व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। जिनको नहीं पता है, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, स्ट्रेन बेसिकली यही कहता है, ये एक प्रकार का रेशियो होता है, ठीक है। E इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन और इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम, और ओनली ओरिजिनल वॉल्यूम आप लिख सकते हैं। आप इसे काट भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इट ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो आप यही समझिए, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं, फॉर इंस्टेंस आप एक रॉड लीजिए, ठीक है, आप उस पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसका लेंथ क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके जो ओरिजिनल लेंथ होगा वो उससे डिफ़र करेगा। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं, और ये यूनिट और डायमेंशन लेस होता है। ऐसा क्यों होता है, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता देता हूँ। कोई रॉड ली, उसे आपने खींच दिया, मान लीजिए वो 2 मीटर का था, वो 5 मीटर हो गया। ओरिजिनल क्या था, 2 मीटर, ठीक है। अब मीटर से मीटर देखिए कैंसिल हो गया, यूनिट्स खत्म। अब जब यूनिट्स खत्म तो डायमेंशन भी खत्म, ओनली प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, द चेंज इन द लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। अब मैंने देखिए पीछे भी लिखा था, वो इसी के लिए लिखा था, ठीक है। अभी हम टेंजेंशियल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन भी पढ़ते हैं, और मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा जिनको नहीं याद होती है। बेसिकली ये याद हो जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। द चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, E इक्वल्स टू डेल्टा L बाई L। डेल्टा L change in length, okay, and ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया ओरिजिनल लेंथ आपका, ठीक है। बस इसमें और कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बस ये इतना ही था, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मुझे यहाँ स्ट्रेस नहीं लिखना था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, स्ट्रेन, सॉरी। Shifting of the part where the tangential force is applied and that particular change in dimension is called as tangential strain, ठीक है। अब टेंजेंशियल स्ट्रेन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक है, आपने उसके ऊपर एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया, ठीक है, और वो अपने फिक्स्ड पॉइंट से थोड़ा सा आगे मूव कर गई, ठीक है। मैं इसे दोबारा अपनाता हूँ। एक रॉड है, आपने उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स F लगाया, ठीक है, और वो अपने फिक्स्ड पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ गई, बिल्कुल ऐसे। पॉइंट देखिए ए यहाँ भी है, वही पॉइंट यहाँ भी है, तो पॉइंट वही है, ऑब्जेक्ट खाली अपने जगह से मूव कर रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से मैं बना देता हूँ इसका एंगल, ये हो गया थीटा एंगल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू एक्स बाई एल इक्वल्स टू थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ओके। इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस इतना ही आपको समझना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। और अगर उसके आप सिर्फ एक पॉइंट पे उसके किसी सरफेस एरिया ऊपर आप उसके सरफेस पे कई स्ट्रेस लगाते हैं और वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, बट उसका जो पॉइंट है ना, जो सरफेस पे उसका पॉइंट है वो सेम रहता है, वो वहाँ से मूव नहीं होता, तो बस आप उसी को शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे, सॉरी शियरिंग स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, मैं एक सिंपल डेफिनेशन इसमें ऐड कर दूंगा जब मैं इस नोट्स को अपलोड करूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जब मैं इसका लिंक दूंगा तो मैं एक छोटा सा इसमें डेफिनेशन ऐड कर दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं, वरना इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। नोट, इफ थीटा इज वेरी 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 स्मॉल देन टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, जो मैथ्स लिए होंगे वो अच्छे से समझ जाएंगे। बेसिकली मैं बायो वाला हूँ, इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से नहीं समझा सकता, बट ठीक है। थर्ड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब देखिए, अब आपने पीछे तो ये समझा ही होगा कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है वो माइनस में क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रेशराइज्ड एरिया में हो सकता है, फ्लूइड में हो सकता है किसी। अब बेसिकली फ्लूइड में दोनों आते हैं, गैस और लिक्विड। जिनको ये नहीं पता था तो वो याद कर लें। ठीक है, फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों आते हैं, तो वो अगर प्रेशर लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका वॉल्यूम बढ़ने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लगी है, वैल्यू और घट जाती है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, सिंपल, नथिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स। नाउ वी हैव टू लुक अपॉन सम लॉज। ओके, फर्स्ट हुक्स लॉ। ठीक है, बेसिकली एक ही लॉ है, ज़्यादा लॉ है भी नहीं, ये एक ही लॉ है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में। According to this law, for a small deformation up to the limit of elasticity, stress applied is directly proportional to the strain caused in it. Up to a certain elastic limit, हुक्स लॉ सिर्फ यही कहता है कि आपका जो स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है किसी भी बॉडी में, इलास्टिसिटी जो होता है या इलास्टिक लिमिट, वो तभी तक होता है जब तक कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अप टू अ सर्टेन इलास्टिक लिमिट। अब हम ये देखते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं इसे, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, एक सिंपल भाषा में मैं आपको हुक्स लॉ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट में छोटा सा डिफॉर्मेशन होता है और वो उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, ठीक है, आप इलास्टिक लिमिट पीछे समझ चुके हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, एक छोटा डिफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, तब तक उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन कांस्टेंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब चलिए इसका हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम के कहते हैं। ठीक है, एक के कांस्टेंट आ जाता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने के रखा, जिन्होंने इसे डिराइव किया, हुक्स भैया ने किया, तो उन्होंने यहाँ के ही लगा दिया। ठीक है, अब के, हम के की वैल्यू निकालेंगे तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा, और के की जगह ही हम ई रख देते हैं। ठीक है, ई इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेयर ई इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी वैल्यू डिफर करती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब स्टील है, उसकी इलास्टिसिटी कुछ और होगी, रबर है, उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ और होगा। ठीक है, नोट, स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, अगर स्ट्रेन में कुछ फर्क आएगा तो स्ट्रेस के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि स्ट्रेन में फर्क आ जाएगा जब स्ट्रेस में चेंज होगा। ठीक है, जब आप स्ट्रेस चेंज करेंगे तो स्ट्रेन में चेंज आएगा, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का घटेगा बढ़ेगा, और वॉल्यूम की जहाँ बात आती है वहाँ स्ट्रेन आता है, और जहाँ फोर्स की बात आती है वहाँ स्ट्रेस आता है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, मेथड ऑफ अप्लाइड और अप्लाइंग स्ट्रेस, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो मैटर्स, डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस
ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स इनके। पहला होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम y से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पहला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यही कहता है कि जो रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से, बस यही होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2। ठीक है, मैथमेटिकली यंग्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, सिग्मा यहाँ क्या है, ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस, अब हम यहाँ जो सिग्मा है उसी का फॉर्मूला रखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया और रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अब जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए ही होता है, आप इसे और किसी चीज़ों में नहीं लगा सकते। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल आपने ये लगाया। अब यहाँ से जब आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। बस यही होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिंपल, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स इन इट। अब हम लोग सेकंड जो पढ़ेंगे वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्यूलस। आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ जो लॉन्गिट्यूडिनल है, एक लॉन्गिट्यूडिनल है, सेकंड है शेयरिंग और थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक। ये सब में आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेस में भी आ रहा है, ये स्ट्रेन में भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड shear मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, यंग्स मॉड्यूलस को y से दिखाते हैं, बल्क मॉड्यूलस को b से और शेयरिंग मॉड्यूलस को या शेयर मॉड्यूलस को g से। अभी हम ये सारा लाइन से देखेंगे, ये बहुत ही कॉमन है, अगर आपको याद करना तो सिंपली याद हो जाएगा आपको, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। मैं इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मुझे लग रहा है। यहाँ मैंने ऊपर लिखा था शेयर वाले का, मैंने शेयर वाले का पहला लिख दिया था, वो एक तरीके से मिस्टेक ही कहलाएगी क्योंकि मैंने लाइन से नहीं लिखा। आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसे सेपरेट कर लेते हैं। The ratio of tangential stress to the tangential strain is known as modulus of rigidity or shear modulus, represented by capital G। ठीक है, वो ग्रेविटेशन चैप्टर वाला कैपिटल जी नहीं है, इसकी वैल्यू डिफर करती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में है। ठीक है, अब जो शेयरिंग स्ट्रेस था और शेयरिंग स्ट्रेन था, बस उसी को हम लोगों ने रेशियो में रखा है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। कुछ नहीं है, सभी के फॉर्मूलाज एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, बस यहाँ पर हमें अपॉन में एल की जगह थीटा रखना होता है। थीटा क्यों, क्योंकि शेयर मॉड्यूलस में हमने देखा कि वो एक एंगल से डिफर करता है, ना कि उसकी लेंथ चेंज होती है। तो अगर लेंथ चेंज होगी लॉन्गिट्यूडनली तो उसमें एल रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है जो स्फेरिकल टाइप का है तो उसमें कुछ एंगल तो चेंज होगा ही ना, आप उसे दबाएंगे। ठीक है, वो एक जगह से नीचे से चपटा होगा, फ्लैट होगा, ऊपर से भी थोड़ा सा होगा, आप उसे आगे की तरफ पुश करेंगे टेंजेंशियली, उसमें कुछ एंगल आएगा। ठीक है, तो आप उसी को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, और इसके यूनिट और डायमेंशन सेम होंगे एज मॉड्यूलस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए अब हम थर्ड देखते हैं। मैंने यहाँ सेकंड लिखा है, इसे आप +1 कर लीजिए, +1।
अब ये 3 हो गया, ठीक है। The ratio of volumetric stress to the volumetric strain represented by capital B. यंग्स मॉड्यूलस का Y से फर्स्ट लेटर, बल्क मॉड्यूलस का B से फर्स्ट लेटर, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का सिर्फ डिफर करता है G से। तो आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। B इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन E एज सेम एज यंग्स मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस। B इक्वल्स टू F वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूमेट्रिक है तो वहाँ वॉल्यूम आप लिखेंगे, सभी में लिखेंगे। फोर्स शेयरिंग तो मैंने लिखा नहीं, तो आप मेंशन करिएगा, ठीक है। B इक्वल्स टू F वॉल्यूम अपॉन A इंटू डेल्टा V, सॉरी माइनस V अपॉन डेल्टा V। जब आप इसी नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, मैथमेटिकली जब सॉल्व करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा B इक्वल्स टू माइनस PV अपॉन डेल्टा V। अब PV कैसे हुआ मैं यहाँ इंडिकेट करता हूँ। प्रेशर, ओके, लिक्विड में है, कुछ प्रेशर लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया। ये रहा फोर्स और ये रहा एरिया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा फोर्स और ये रहा एरिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम आगे नहीं देखेंगे, सॉरी मैंने फिर मिस्टेक कर दी। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी अभी लर्निंग करनी बाकी है, ठीक है। मैं बिना तैयारी के अभी सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगली बार मैं थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग कर लूँगा। आई थिंक कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम अपने पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन एंड ऑल्सो दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ओके। हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ भी पढ़ेंगे इसे, ठीक है। और डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, ब्रिटिलिटी, इलास्टोमर्स, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैंने सारा कुछ एनसीईआरटी से ही बताया है, कुछ भी बाहर का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं जाने की इजाज़त लेना चाहूँगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय। एज ऑलवेज आई एम फैन ऑफ अलग सर, सो ऑल दी वेरी बेस्ट, ओके। Thank you for watching this video, and if you like this video, then press the like button and subscribe to my channel. This is new channel, I will provide everything here, okay. We will do previous year questions of JEE and NEET of this chapter also, okay. I am also preparing for NEET, so please subscribe. Thank you. Share with your friends also. Now last thank you.